पार्टी अपने जोरों शोरों पर चल रही थी। अर्जुन, अथर्व और कबीर के कुछ कॉमन फ्रेंड्स आए हुए थे, तो वो लोग तीनों भी लगभग व्यस्त ही थे। नितिक्षा को आज किसी की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने फोन और खाने पीने में बिजी थी। अथर्व अर्जुन से खफा था और वो उससे बात नहीं कर रहा था। अर्जुन वैसे ही अग्रिमा को लेकर परेशान था और अब अथर्व की नाराजगी उससे सही नहीं जा रही थी। धीरे धीरे उनके सब दोस्तों को पता लग गया कि अथर्व अर्जुन से नाराज है। अर्जुन ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उसे अग्रिमा कहीं नजर नहीं आई। कबीर और प्रेरणा भी एक तरफ कुछ दोस्तों के साथ खड़े थे, पर अग्रिमा वहां कहीं नहीं थी। अर्जुन को लगा कि आज जो कुछ भी हुआ शायद उसकी वजह से अग्रिमा पार्टी में ना आ रही हो। वो कुछ सोचकर अब स्टेज की ओर बढ़ गया और सिंगर के हाथ से माइक लेकर बोला, अथर्व बस कर यार, अब कितना नाराज रहेगा। उन दोनों के सब दोस्त ये सुनकर हंसने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि अथर्व किसी से कम ही नाराज होता है और जब होता है तो मनाने वाले की जान निकल जाती है। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, बस दोस्तों के साथ खड़ा अपनी ड्रिंक की छोटी छोटी सिप ले रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अच्छा बता, ऐसा क्या करूं कि तेरी नाराजगी खत्म हो जाए। अथर्व ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मैं क्या चाहता हूँ ये तू अच्छे से जानता है। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही उसके एक दोस्त ने कहा, अर्जुन याद है एक बार जब कॉलेज में अथर्व तुझसे नाराज हुआ था तो तूने लगातार 4 दिन तक रोज सुबह उसके बेड के पास डेली 100 सीट अप्स लगाए थे, तब जाकर यह माना था। और अब की बार की नाराजगी तो और भी ज्यादा लग रही है। कबीर भी अब आगे आते हुए बोला, अथर्व वैसे अच्छा मौका है, देख मना तो ये तुझे लेगा ही, तो क्यों ना अर्जुन से कुछ हट के करवाया जाए। अथर्व ने अपनी नजरें उठाई तो उसके सब दोस्त उसे उम्मीद से देख रहे थे कि प्लीज मान जा यार, अर्जुन की टांग खींचने का मौका बार बार नहीं आएगा। अथर्व ने ठीक है कहा तो वहीं हुटिंग शुरू हो गई और फिर शुरू हुआ एक महासम्मेलन, जहां ये फैसला होना था कि अर्जुन से क्या करवाया जाए। कुछ देर तक बहसबाजी के बाद पार्टी में सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि अर्जुन को किसी लड़की के साथ डांस करना होगा, पर मसला ये था कि लड़की कौन होगी। नितिक्षा खुश हो गई कि उसे अर्जुन के साथ डांस का मौका मिलेगा। वो आगे आने लगी, पर उसे याद आया कि अर्जुन ने उसे अभी किसी को भी कुछ बताने से मना किया है, तो वो मन मार कर रुक गई। फिर उसने सोचा, कोई नहीं नितिक्षा, एक बार शादी हो गई तो फिर कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा और अर्जुन ने खुद तुझसे शादी के लिए बोल दिया है। आगे की अगर किस्मत ऐसी ही मेहरबान रही तो महारानी की जिंदगी जिएगी तू। ये सोचकर वो शांत हो गई। वहीं अथर्व को ये आइडिया कुछ खास पसंद तो नहीं आया, पर उसने भी ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि हो सकता है किसी लड़की के साथ डांस करने के लिए ही सही अर्जुन शायद नितिक्षा के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचे। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बकवास है, मैं किसी के साथ कोई डांस वांस नहीं करने वाला। वैसे भी वो सनशाइन के सिवा किसी और लड़की के नज़दीक भी जाना नहीं चाहता था। अर्जुन की बात सुनकर उसके एक दोस्त ने कहा, कम ऑन यार अर्जुन, डांस ही तो करना है, कौन सी तुझे किसी को किस या प्रपोज करने को कह रहे हैं। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही दूसरे दोस्त ने कहा, कहीं अर्जुन प्रताप सिंह को डर तो नहीं लग रहा ना। अब बात अथर्व को मनाने की और अर्जुन के एटीट्यूड की थी, तो उसे आखिरकार मानना ही पड़ा, पर अब उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा था। ये हो क्या रहा था उसके साथ, सनशाइन ही अग्रिमा है तो वो कभी साथ नहीं हो सकते। नितिक्षा से शादी का फैसला उसने सब घर वालों को सुना दिया था और अब किसी लड़की के साथ डांस, ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं किया था। कॉलेज में उसके ग्रुप में कई लड़कियां थी और कई बार पार्टीज में उसने सबके साथ डांस किया था। हाँ, उसने कभी किसी को दोस्त से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और ना ही किसी से ज़्यादा क्लोज हुआ था। अनुपमा जी के साथ हुए हादसे के बाद प्रताप परिवार में अपने दोनों बेटों को हमेशा लड़कियों की इज्जत करना सिखाया था। अर्जुन और अथर्व ने भी बचपन से ही इस सीख को गांठ बांध लिया था, इसलिए उन दोनों ने लड़कियों से हमेशा ही एक निश्चित दूरी बनाकर रखी थी।
कबीर ने इवेंट मैनेजर को बुलाया और उसे कोई गेम करवाने को कहा ताकि जो लड़की जीते वो अर्जुन के साथ डांस करे। अर्जुन को भी यही ठीक लगा क्योंकि उसे पहली बार सब किस्मत पर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर लग रहा था। इवेंट मैनेजर ने कई सारे गेम बताए पर अंत में सबको यही सुझाव पसंद आया कि सब बॉयज़ और गर्ल्स के नाम की चीट बनाई जाए और कोई एक एक चीट उठाएगा और ऐसे ही पेपर बन जाएंगे और सब अपने चीट वाले पार्टनर के साथ डांस करेंगे। अथर्व ने चीट उठाने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। उसका डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था। अर्जुन उसके पास आया और बोला, इसके बाद मैं तेरे कोई नखरे नहीं सुनूंगा, चुपचाप मान जाना। अथर्व ने उससे कहा, पहले डांस कर फिर बोलना। तब तक इवेंट मैनेजर ने 2 बॉल्स में लड़के और लड़कियों की अलग अलग चीट गेस्ट लिस्ट के हिसाब से डाल दी थी क्योंकि उसे हर किसी से नाम पूछना ठीक नहीं लगा। कबीर ने उसे सिक्योरिटी पर्पज से उसके नाम के साथ गेस्ट लिस्ट पहले ही दे रखी थी। फिर उसने कबीर के कहने पर नितिक्षा का नाम भी डाल दिया था जो गेस्ट लिस्ट में नहीं था। लड़कियां कम थी और लड़के ज़्यादा तो सब लड़कियों की चीट को गिना गया और उस दूसरे बॉल में अर्जुन के नाम की चीट सबसे पहले डाली गई। फिर ऐसे ही रेड मली उठाकर उतने ही लड़कों के नाम की चीट डाल दी जितनी लड़कियां थी। फिर अथर्व ने एक एक चीट उठाई और पेयर्स बनने लगे। नितिक्षा के नाम की चीट भी निकल आई और उसके साथ किसी और लड़के का नाम आया था। अथर्व ने तुरंत अर्जुन की ओर देखा पर उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। वहाँ ना तो कोई इनसिक्योरिटी थी और ना ही जलन का थोड़ा सा भी अंश। अथर्व बस ये देखना चाहता था कि अर्जुन को नितिक्षा के किसी और लड़की के साथ डांस करने से जरा भी फर्क पड़ेगा, पर नहीं, अर्जुन को तो ये याद भी नहीं था कि वो कुछ देर पहले नितिक्षा से शादी करने का फैसला लेकर आया था। अथर्व को ये देखकर अपनी नाराजगी सही ही लग रही थी पर वो ये जानता था कि अर्जुन का ये फैसला बदलने के लिए उसे नरमी का रुख ही अपनाना होगा। जिस भी लड़के या लड़की का नाम आता वो एक तरफ हो जाते और अब दोनों बॉल्स में सिर्फ एक एक चीट बाकी थी। साफ था कि लड़कों में सिर्फ अर्जुन का नाम बाकी है और लड़कियों में अभी कोई और नहीं जानता था। कबीर और प्रेरणा का नाम नहीं लिखा गया था क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि आज के दिन उन दोनों की जोड़ी किसी और के साथ बने। अथर्व ने अपना नाम लिखलवाया ही नहीं था तो उसकी जोड़ी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अथर्व ने अब आखिरी चीट निकाली और नाम पढ़ा अर्जुन। उसने उसके बाल से भी आखिरी चीट निकाली और नाम पढ़ा अग्रिमा, जिसे पढ़कर और सुनकर अथर्व और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन का दिल एक बार फिर से सांस लेने लगा था पर दिमाग फिर से उसके दिल का गला घोटने का प्लान बना रहा था। नितिक्षा का चेहरा भी अग्रिमा का नाम सुनते ही सफ़ेद पड़ गया था। अर्जुन ने निगाहें घुमाई पर उसे अग्रिमा कहीं दिखाई नहीं दी। स्टेज से नीचे खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन है ये लड़की अग्रिमा। कुछ पल तक जब कोई लड़की सामने नहीं आई तो सब ने इस बात पर ध्यान दिया कि अब नीचे सिर्फ लड़के खड़े थे, वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। कबीर ने आगे आकर कहा, थर्व यार, अग्रिमा तो पार्टी में है ही नहीं। वो इवेंट मैनेजर को शायद ये पता नहीं था और उसने नाम गेस्ट लिस्ट में लिए थे। सॉरी यार। कबीर की बात सुनकर सबके मुंह बन गए क्योंकि बात वहीं आ गई थी। अर्जुन के पास अब भी कोई पार्टनर नहीं थी। इवेंट मैनेजर ने आकर सबको सॉरी कहा क्योंकि कुछ समय के लिए सबका उत्साह ठंडा पड़ गया था। अर्जुन को इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी किस्मत और भगवान पर आ रहा था क्योंकि यही दो पहलू थे जिन्होंने वो अपने साथ हो रही इस नाइंसाफ़ी के लिए जिम्मेदार मान सकता था। अग्रिमा यही थी नहीं, यहाँ थी नहीं और अर्जुन अथर्व को मनाने का मौका खोना नहीं चाहता था। तो वो आगे आया और मजाकिया लहजे में बोला, तुम लोगों को क्या हो गया, प्लान फ्लॉप, अब मेरी बारी। वो उठकर डीजे के पास गया और उसे कुछ कहा, फिर पलटकर वापस अथर्व के पास आया।
तब तक डीजे ने अर्जुन के कहे अनुसार म्यूजिक शुरू कर दिया था और गाने को पहचानते ही अथर्व के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। साथ ही सब लड़कियों की हुटिंग शुरू हो गई। अर्जुन ने माइक लिया और कहा, लेट्स डांस बॉयज। और फिर अथर्व और कबीर और अर्जुन के साथ स्टेज पर आ गया। गाना शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुआ लड़कों का धमाकेदार मेक सम नाइस फॉर द देसी बॉयज। कुड़ियों दे दिल उड़ते उल करेंगे वही बाजरा बीच फैली है हवा, तोड़ेंगे रोमियो दे लव द रिकॉर्ड भी, लिख दे इश्क द पाव नवा, हम यारो बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नाइस फॉर थे देसी बॉयज। इंग्लिश ठुमके दिल की रदम पे मारे जन्म जन्म के देसी बॉयज। सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉयज। इंग्लिश ठुमके दिल की रदम पे मारे जम जम के देसी बॉयज। सोहने मोहने बैंके छाती डोले तन के नाचे जम जम के देसी बॉय। हो हम तो यारो हो हैंगे प्यार दे व्यापारी, सोनिया मांगे सादे घर दा पता, कंधे है लेडी गागा फैन हमारी, उससे कहो कहे मिल जा जरा, ओए कुड़ियों को खुश रखना अपना तो है असूल सदा, मेक सम नॉइज फॉर दे देसी बॉयज। अर्जुन, अथर्व और कबीर ने स्टेज पर अपने स्टाइल और हॉटनेस से आग लगा दी थी। कुछ देर के लिए अर्जुन भी सब भूल गया था। गाने के खत्म होते ही ने अर्जुन जाकर अथर्व को हक कर लिया तो अथर्व ने भी खुशी खुशी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। अर्जुन ने अथर्व के गले लगे हुए ही कहा, अथर्व भाई। अर्जुन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा पर तू जानता है ना दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। अर्जुन ने दिल को थोड़ा चैन मिला ये सुनकर, पर उसकी नज़रों को अब भी सनशाइन की कमी खल रही थी। उसकी और नितिक्षा की शादी की खबर सुनने के बाद से अर्जुन ने उसे देखा ही नहीं था। वो पार्टी में नहीं थी पर गेस्ट लिस्ट में उसका नाम था। इसका मतलब उसे पार्टी में आना तो था। और कबीर और प्रेरणा उन दोनों की ही खास दोस्त है वो, और उन दोनों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे मिस कर रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं कि वो कहाँ है। क्या उसकी तबीयत अभी भी खराब है, पर वो अगर रूम पर है तो वो अकेली ही होगी। उसे कुछ ज़रूरत हुई तो अर्जुन अपने ख्यालों में था कि कुछ दोस्त आकर उससे मिलने लगे। नितिक्षा भी अर्जुन को देखकर उसके पास आई और बोली, अच्छा, बहुत अच्छा डांस था अर्जुन उसे देखकर और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा भी नहीं पाया। थर्व सब नोटिस कर रहा था। अर्जुन की तरफ से कोई जवाब न पाकर नितिक्षा ने अर्जुन की बाह में अपनी बाजू फंसाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ। अर्जुन ने तुरंत ही नितिक्षा को खुद से अलग करते हुए कहा, नितिक्षा, अभी मैंने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है और उससे पहले मैं नहीं चाहता कि लोगों को बात करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाए। और वैसे भी ये कोई लव मैरिज नहीं है। तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता, बट आई नीड टाइम, सो इट्स बेटर कि हम तब तक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें जब तक हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हो जाते। अर्जुन ने साफ सपाट शब्दों में अपनी बात नितिक्षा के सामने रख दी, पर कहीं न कहीं वो ये समझ रहा था कि ये असहजता सिर्फ उसे है। नितिक्षा तो खुश भी है और सहज भी। नितिक्षा अर्जुन की बात सुनकर झेप गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दी कर दी है, उसे थोड़ा और नाटक करना पड़ेगा अर्जुन के सामने। इसलिए उसने अब सिर्फ मुस्कुराकर ठीक है कहा और अर्जुन से थोड़ी दूरी बना ली। नितिक्षा से बात करने के बाद अर्जुन का मन एकदम अशांत हो गया था और उसे शांति अब शायद सिर्फ सनशाइन की झलक से ही मिल सकती थी। अर्जुन ने पूरी पार्टी में अग्रिमा का इंतजार किया पर वो नहीं आई। अर्जुन का दिल दिमाग अब दोनों ही अशांत होने लगे थे, पर वो किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था। वहीं अथर्व को ये शाम न जाने क्यों बार बार अदिति के ख्यालों में ले जा रही थी। अपने दोस्तों को उनके पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देख उनके दिल में भी कुछ इमोशन जाग रहे थे, पर अभी वो इससे बेखबर था। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त उसने अपना पूरा ध्यान अर्जुन पर रखा था।
इसलिए उसने अपने किसी ख्याल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं अर्जुन अपने दिल और दिमाग की जंग में उलझा हुआ था। दिल सनशाइन की फिक्र कर रहा था, कहाँ है वो, पार्टी में क्यों नहीं आई उसकी तबीयत। वहीं दिमाग उसे अग्रिमा से दूर रहने को कहता। उसके लिए सब कुछ उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। दुनिया से लड़ना बहुत ही कठिन होता है, जो अग्रिमा कर रही थी, पर खुद से लड़ना ये भी आसान नहीं होता। अर्जुन इस बात से अच्छे से वाकिफ हो रहा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक थे। अग्रिमा को किसी से कुछ नहीं चाहिए था, न दुनिया से न अर्जुन से। वो तो बस अपने दादाजी, पापा, अपनी माँ और अपने भाई अनुराग के लिए जी रही थी, और इस दुनिया को उसने भगवान के नाम कर दिया था। वहीं अर्जुन, उसने अभी अग्रिमा का बुरा नहीं चाहा। वो चाहता तो पूरे मलिक परिवार को बर्बाद कर देता, अपनी बुआ के साथ हुए उस जुर्म के बदले के लिए। पर अपने दादाजी और अपने डैड के कहने पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो हर बार अग्रिमा को समझाना चाहा कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। उसे तो लग रहा था कि अग्रिमा सिर्फ इस दुनिया की वजह से मजबूरी में ये शादी निभा रही है। वो कहाँ जानता था कि उसकी ज़िंदगी इस कदर उलझ जाएगी। वो कहाँ जानता था कि जिस लड़की से उसे प्यार हो जाएगा वही वो लड़की होगी जिससे वो कभी मिलना भी नहीं चाहता था, जिससे वो मीलों की दूरी बरकरार रखना चाहता था। वो लड़की जिसे वो कभी अपने साथ नहीं रख सकता, वही उसके दिल में बस जाएगी। और अब जब ये सब कुछ हो गया तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने परिवार को देखे या अपने प्यार को मुकम्मल करे। उस दिन अग्रिमा का सच और उसकी बुआ की हालत में से उसे अपनी बुआ को चुनना ही सही लगा। पार्टी खत्म हो गई, पर अग्रिमा नहीं आई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए अर्जुन ने अग्रिमा की कमरे की ओर नज़र डाली तो वहाँ कोई नहीं दिखा। कमरे का दरवाज़ा बंद था और लाइट भी। ये रात अर्जुन के लिए बहुत भारी थी। नींद का तो नामो निशान तक नहीं था। थी तो बस बेचैनी, मायूसी, तड़प और गुस्सा। अर्जुन की पूरी रात करवटों में निकल गई। सुबह के वक्त उसकी थोड़ी देर आंख लगी, पर कुछ देर बाद ही उसकी आंख चौंक कर खुल गई। घड़ी का नज़र डाली तो वो तकरीबन 6:45 बज रही थी। खिड़की के अंदर आती रोशनी ने अर्जुन को उठने पर मजबूर कर दिया। फ्रेश होकर वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी बालकनी में आया तो उसकी नज़र बाहर गेट से आ रही अग्रिमा पर पड़ी। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। अग्रिमा इतनी सुबह कहाँ से आ रही है? क्या वो रात को कमरे पर आई ही नहीं? पर वो थी कहाँ? वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकला और अग्रिमा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अग्रिमा के कदम सामने से आते अर्जुन को देखकर धीमे हो गए, और वहीं अर्जुन के कदम अग्रिमा को देखते ही तेज हो गए। अग्रिमा के माथे पर बंधी पट्टी और उसके पैर में चलते वक्त आ रही हल्की सी कसमसाहट उसके साथ हुए किसी हादसे को बयां कर रहे थे। अर्जुन तेजी से उसके करीब आया और बोला, ये क्या हुआ तुम्हें? चोट कैसे लगी? अर्जुन के लहजे में अपने लिए इतनी फिक्र देखकर अग्रिमा उसे बस देखती रह गई। अर्जुन ने जवाब न मिलने पर हल्के से गुस्से में फिर से पूछा, जवाब दो, क्या हुआ तुम्हें? चोट कैसे लगी? अग्रिमा अर्जुन की आवाज़ से होश में आई और आराम से बोली, कुछ नहीं, आई एम फाइन। अर्जुन का गुस्सा अग्रिमा के इग्नोरेंस पर और ज़्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से से कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दो। अग्रिमा ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में, उसके भावों में सिर्फ अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। नफरत का तो कहीं कोई जरा तक नहीं था। अर्जुन ने इस तरह हक जताकर सवाल पूछने से अग्रिमा का दिमाग शून्य अवस्था में चल गया और उसने एक रोबोट की तरह आज्ञा का पालन करते हुए जवाब दिया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अर्जुन ने एक्सीडेंट सुनते ही तुरंत पूछा, कब? और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अग्रिमा को अर्जुन के लगातार सवाल कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहे थे, पर फिर अग्रिमा ने इस बार जवाब देने से पहले कुछ सेकंड का विराम लिया और फिर कहा, मुझे नहीं लगता सर कि मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है या इजाज़त है, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अग्रिमा का लहजा एकदम साफ था। वह बहुत ही शांत था। उसने बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात अर्जुन के सामने रखी। अग्रिमा की बात सुनकर अर्जुन को सब याद आ गया।
जो वो अग्रिमा की चोट देखकर भूल गया था। अपनी कही बातों पर वो अब झेप गया और उसे फिर से गुस्से के पीछे छिपाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के आपसी मतभेद की वजह से कबीर की शादी पर कोई इफेक्ट हो या उसका मूड खराब हो। अग्रिमा ने एक बार फिर सहजता से कहा, आपके हिसाब से हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से हमारे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। और रही बात कबीर और प्रेरणा की, तो वो दोनों मेरे भी दोस्त हैं और मैं भी उनकी शादी में कोई समस्या नहीं चाहती। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो क्या मुझे इजाज़त है? अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया और तभी कबीर लगभग भागता हुआ आया और अग्रिमा से बोला, अमू तू ना बिल्कुल पागल है यार, कल शाम को ही बता देती ना, पूरी रात हॉस्पिटल में थी ना। अग्रिमा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, छोड़ ये बता पार्टी कैसी रही? कबीर ने भी मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, पार्टी में तो इसने रंग जमा दिया था। अग्रिमा ने अब खुद को उस बातचीत के सिलसिले से अलग करने के लिए कबीर से कहा, कबीर आप लोग कंटिन्यू करो, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर प्रेरणा से फिर मिलना है मुझे। ये बोलकर वो अपने कमरे की ओर चली गई। कबीर और अर्जुन अब साथ थे तो अर्जुन ने कबीर से पूछा, तुझे भी नहीं पता था क्या एक्सीडेंट के बारे में? कबीर उसके साथ चलते हुए बोला, नहीं, कल शाम को इसका मैसेज आया था कि इसे कुछ काम है तो पार्टी में नहीं आ पाएगी। प्रेरणा ने बात की थी पर उसने कुछ बहाना बनाकर टाल दिया था। ये ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की खुशियों के चक्कर में अपना दुख भूल जाती है, इग्नोर कर देती है। अर्जुन कबीर को देखते हुए बोला, कबीर मैं जानता हूँ कि तू ये सब मुझसे क्यों कह रहा है, लेकिन मुझे भी ये समझना होगा कि मेरा और उस लड़की का कोई फ्यूचर नहीं है। कबीर समझ रहा था कि अर्जुन क्या कहना चाहता था, पर फिर भी जाने क्यों उसके दिल में ख्वाहिश थी कि अर्जुन और अग्रिमा को साथ होना चाहिए। वो महसूस कर रहा था कि दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ ऐसी ही फीलिंग अर्जुन को भी आ रही थी। जिसने थोड़ी दूर पर खड़े होकर अर्जुन और अग्रिमा का वार्तालाप सुन लिया था। अर्जुन की अग्रिमा के प्रति इतनी फिक्र देखकर अथर्व को भी कुछ ठीक न होने का अंदेशा हो रहा था। वहीं अग्रिमा अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। उसका सिर चोट लगने की वजह से दुख रहा था और दिमागी तौर पर भी उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि कल जब वो अर्जुन की शादी की खबर सुनकर वहां से चली गई थी तो उसे अपने कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो रिजॉर्ट से बाहर निकल गई थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से ऑक्सीजन खत्म हो गई हो और अब उसे सांस नहीं आ रहा था। चलते चलते उसने ध्यान नहीं दिया और एक गाड़ी आकर उसे टक्कर आ गई। गाड़ी में बैठी लड़की ने ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। दवाई पट्टी सब हुआ, पर अग्रिमा को हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, तो डॉक्टर ने उसे एक रात अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया था और सुबह वो अभी सीधे हॉस्पिटल से ही आई थी। आज कबीर और प्रेरणा की हल्दी का दिन है और शाम को मेहंदी और रात को संगीत। अग्रिमा के लिए यह दिन बहुत बड़ा होने वाला था। अर्जुन और उसके परिवार की मौजूदगी अग्रिमा को अब बेचैन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी में रुके या यहाँ से चली जाए। वो जानती थी हालातों से भागना किसी समस्या का हल नहीं होता, पर कभी कभी यही बेहतर होता है। उसने कबीर और प्रेरणा से इस बारे में बात की तो वो दोनों उससे नाराजगी दिखाने लगे। दोस्ती का वास्ता और न जाने क्या क्या। अग्रिमा को मन मारकर अब रुकना ही पड़ा। कार्तिक जी ने अनिमेश जी को फोन करके अर्जुन और नितिक्षा के बारे में बता दिया तो अनिमेश जी खुश हो गए और उन्होंने घर पर सबको यह खबर दे दी। साथ ही नीरज को यह हिदायत भी कि जब तक नितिक्षा और अर्जुन की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी सभी उल्टी सीधी हरकतों पर लगाम लगा दे। इसी मकसद के साथ तो मैंने नितिक्षा को अर्जुन के घर भेजा था। अनिमेश जी के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर कावेरी जी हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपनी बेटी को ये सब करने के लिए कैसे कह सकता है। नीरज को तो उन्होंने पहले ही अपने जैसा बना रखा है और अब नितिक्षा को भी इन सब में शामिल कर लिया है।
संग्राम सोलंकी इस रिश्ते की बात से खुश थे कि उनकी बेटी इतने ऊंचे खानदान में बहू बनकर जाएगी। नीरज को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वो तो आजकल बस ये पता लगाने में लगा था कि उसकी कंपनी के 65% शेयर किसी कंपनी ने अपने काम कर लिए हैं और नीरज को उस कंपनी के मालिक को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अदिति और नक्श आज एक साथ एक ही कैबिन में बैठे थे और सामने रखी फाइल्स को देखकर नक्श के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उन फाइल में उन कंपनीज का काला चिट्ठा था जो प्रताप ग्रुप को अंदर से खोखला करके खत्म करना चाहती थी। ये सारी कंपनी घूम फिर कर कुछ ही लोगों से संबंधित थी। इंद्र प्रताप सिंह, अनिमेष सोलंकी, कार्तिक सल्होत्रा। सूर्य प्रताप जी और अजय जी ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने सिर्फ फर्नीचर बनाने के काम के साथ की थी। धीरे धीरे उन्होंने कई और जगह भी अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। उनके बढ़ते बिजनेस को देखकर बाकी सब जलने लगे और खुद आगे निकलने की बजाय उन्हें पीछे खिसकने की होड़ में लग गए। मलिक खानदान तो तेजवीर की मौत के बाद लगभग खत्म ही हो गया था, क्योंकि एक तो राजवीर जी को राजनीति और बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर अपनी पत्नी की हालत के चलते वो किसी और पहलू पर ध्यान ही नहीं दे पाए और सिर्फ गुजारे भर जितना कमा कर ही संतुष्ट थे। राजवीर जी का ध्यान अपनी पत्नी और नौकरी पर चला गया और जगत राज जी अपनी पोती के जीवन को संवारने में व्यस्त हो गए थे। पर प्रताप परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही समय की मेहनत के बाद वो वापस नाम कमाने लगे थे। सूर्य प्रताप जी और अजय प्रताप जी अगर अपना ध्यान बिजनेस में लगा पा रहे थे तो उसका पूरा श्रेय फाल्गुनी जी और आनंदी जी को भी जाता था। उन्होंने न सिर्फ अनुपमा जी को संभाला बल्कि अपने कुशल गृहिणी होने का परिचय भी दिया। बिजनेस के लिए पैसे न होने पर दोनों ने अपने सारे गहने अपने पतियों के सामने रख दिए। जब अनिमेष सोलंकी को यह एहसास हुआ कि प्रताप परिवार एक बार फिर बिजनेस की दुनिया में ऊंचा उठ रहा है, तो उन्होंने फिर से अपने पिता के जरिए उनसे रिश्ते कायम किए और फिर इंद्र प्रताप और कार्तिक सल्होत्रा के साथ मिलकर कंपनी में सेंध लगानी शुरू कर दी। आज नक्श और अदिति के सामने काफी कुछ साफ था कि कंपनी में गड़बड़ कहाँ हो रही थी और कौन कर रहा था, पर इसका मकसद वो लोग नहीं जानते थे। नक्श ने अर्जुन के यहाँ आने तक का इंतजार करना ठीक समझा। वो खुद बहुत परेशान था क्योंकि इन सब में उसके दादाजी का नाम भी था। अदिति ने नहीं जानती कि इंद्र प्रताप नक्श के दादा जी हैं, तो वो उसकी परेशानी समझ नहीं पा रही थी। नक्श ने कुछ देर बाद खुद को संभाला और अदिति को घर जाने को बोल दिया, क्योंकि वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। अदिति भी बिना कोई सवाल किए घर के लिए निकल गई। नक्श आज घर नहीं जाने वाला था और ऑफिस में ही काम करने के बहाने से रुक गया। वो जानता था कि घर जाने पर शायद वो अपने सवालों के जवाब सबसे मांगने से खुद को रोक न पाए और इस बार वो सब कुछ अर्जुन के साथ मिलकर करना चाहता था। फिर उसने कार्तिक जी और अनिमेष जी की कुंडली निकालनी शुरू कर दी, बहुत सारे फोन कॉल्स और साथ ही एक डिटेक्टिव को भी हायर किया ताकि जल्द से जल्द सब कुछ साफ हो सके।